तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सृजनात्मक लेखन, सैक का सृजनात्मक लेखन। तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर और तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें सबसे बेस्ट बात ये होने वाली है कि ये वन शॉट रहेगा, सारे यूनिट्स में पढ़ाऊंगी तुम्हें, और साथ के साथ तुम्हें पीवाईक्यू भी मिलेंगे, जिससे क्या होगा, पीवाईक्यू तुम रिवीजन भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे वन शॉट के बाद, तो तुम्हें सब कुछ याद भी हो जाएगा और इसमें नोट्स भी साथ में तुम्हें मिलेंगे, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। तो नोट्स भी बहुत इजी होने वाला है और तुम्हें सब कुछ बढ़िया से समझ आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? तो सृजनात्मक लेखन को ही क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और सृजनात्मक लेखन को अगर हिंदी में अगर हम बोले तो और क्या कहते हैं, तो रचनात्मक लेखन, यानी कि किसी चीज की रचना करना। अब रचना करना, किस चीज की रचना करना? तो रचना करना यानी कि अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, और अपने, यानी कि अगर हिंदी में हम बात करें इसकी, तो अपने भावना, अपने कल्पना, अपने अनुभव, अपने विचारों के थ्रू क्या करना? राइटिंग, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग करना। तो इसी को बोलते हैं सृजनात्मक लेखन, मतलब अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इसे बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन। तो चलो इसका अर्थ समझ लेते हैं। सृजनात्मक लेखन होता क्या है? तो सृजनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक केवल सूचना या तथ्य प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि अपने मन की अनुभूति, भावनाएं, कल्पना, अनुभव और विचारों को भाषा के माध्यम से नए, मौलिक और प्रभावशाली रूप में व्यक्त करता है। यानी कि सृजनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें जो लेखक होता है अपने सिर्फ भावना या फिर अनुभव, अनुभूति, विचारों के थ्रू अपने वर्ड्स को नहीं, बल्कि एक तथ्य यानी कि डेट्स और सूचना के थ्रू, अपने भाषा के थ्रू क्या करता है? अपने बातों को मौलिक और प्रभावशाली रूप में व्यक्त करता है। और अगर इसे साधारण शब्दों में समझे, तो जब कोई व्यक्ति अपने मन में उठने वाले भावों को सुंदर, संवेदनशील और कलात्मक ढंग से लिखता है, तो उसे बोलते हैं सृजनात्मक लेखन। और जो यह लेखन होता है वो पाठक को सिर्फ केवल समझाता नहीं, बल्कि उसे सोचने और महसूस करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है उसे, ताकि वो और ज्यादा सोच सके, महसूस कर सके और अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके। अगर इसके कुछ हम विशेषताएं की बात कर ले कि क्या इसकी विशेषताएं होती है, तो अगर सृजनात्मक लेखन की हम बात करें तो क्या होता है? कल्पनाशीलता, मौलिकता, भावनात्मक गहराई, भाषा की सुंदरता, लेखक की व्यक्तिगत दृष्टि। तो ये सारे क्या हो गए? विशेषताएं हो गए, ठीक है। और अगर इसे हम उदाहरण की तरफ समझे, ठीक है, उदाहरण की तरह अगर समझे तो क्या हो जाएगा? कविता में प्रेम, पीड़ा या प्रकृति का वर्णन करना। जैसे कि अब तुम कोई कविता पढ़ते हो तो उसमें उसमें क्या होता है? प्रेम रस वगैरह होता है ना, करुणा, पीड़ा, दृश्य, है ना। तो इन सब का, या फिर प्रकृति, इन सब का वर्णन होता है, इन सब का डिस्क्रिप्शन होता है, उसी पे एक कविता बन जाती है। जैसे कि कई बार बता रहे होते हैं कि बादल गरज रहे हैं या फिर ऐसा ऐसा मौसम हो रहा है, तो उससे बताते हैं कि उसके थ्रू बता रहे होते हैं कि इंसान परेशान है, घबरा रहा है। तो ये कविता के थ्रू ये सब वर्णन करना, तो ये होता है रचनात्मक लेखन, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि अपने माइंड्स में जो कि थॉट्स आ रहे हैं, जो क्रिएटिविटी आ रही है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना और उसे वर्ड्स में क्रिएट करके अपने बातों को, अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी कि व्यक्त करना, खुद को व्यक्त करना, खुद की भावनाओं को व्यक्त करना। और अगर इसके और एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जैसे कि कहानी में जीवन की कठिनाइयां, जीवन की सच्चाइयां के बारे में वो लेखक जो होता है वो व्यक्त कर रहा होता है। तो ये सब भी इसके उदाहरण में आ जाते हैं, रचनात्मक लेखन या फिर सृजनात्मक लेखन के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और अगर बात करें तो व्यंग्य में सामाजिक बुराइयां पर कटाक्ष, यानी कि जो सोशल इविल्स होते हैं, जो कई कहानियों में जो सोशल इविल्स होते हैं, सामाजिक बुराइयां होती है, उसका उसका जो एक्सप्लेनेशन हो रहा होता है, कई है ना स्टोरीज वगैरह में, कई पोएम्स वगैरह में, कविताएं वगैरह में, तो ये सारे के सारे सृजनात्मक लेखन में ही आते हैं।
जो सृजनात्मक लेखन होता है वो भाव, विचार और कल्पना की कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। क्या होता है? भाव, विचार और कल्पना की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। ठीक है। और अब देखते हैं कि सृजनात्मक लेखन का स्वरूप क्या होता है ना? स्वरूप इसका क्या होता है, इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं जिसके माध्यम से जो लेखक होता है वो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अलग अलग तरीके से क्या करता है, व्यक्त करता है। क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। यानी कि व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करता है। कविता, पहले कविता देखते हैं। तो कविता भावनाओं की सघन अभिव्यक्ति है। इसमें कम शब्दों में गहरा अर्थ छिपा होता है। कविता में लय, बिंब और प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। यानी कि जो कविता होता है वो बहुत शॉर्ट सा होता है, बट उससे शॉर्ट में इतनी गहराई होती है। उसमें जो कवि होता है वो चीजों को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करता है। मतलब कम वर्ड्स में, कम छोटा सा कविता होता है, बट बहुत उसमें बहुत डिटेल में वो चीजें बताई जा रही होती है। कई चीजें होती है, उसका सिंबल होता है और उसे बता रहे होते हैं। जैसे कि बादल के, जैसे कि एग्जाम्पल है, कविता में कोई बोल रहा है कि बादल गरज रहा है, लेकिन उसका डीप मीनिंग है, सिर्फ बादल गरजना वाला मीनिंग नहीं है। जैसे कोई कविता में बोल रहे हैं कि सरसों की साग लहरा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरसों का साग लहरा रहा है, उसका कुछ और मतलब है। तो तो उससे यानी कि वो खुशहाल जीवन वगैरह है। तो इससे ये सब क्या हो गया, प्रतीक हो गए। उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसे नेचर के थ्रू बता रहे हैं या फिर, है ना? तो यही तो क्या हो गया, ये हो गया मतलब क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, है ना? यानी कि इसे एक अलग तरीके से सोचा, मतलब अपने विचारों, अपने भावना को अलग तरीके से सोचा और उसे लिख दिया, एक कविता की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया? सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन। और अगर हम गीत की बात करें तो ये भी एक एग्जाम्पल है सृजनात्मक लेखन का। तो गीत में क्या होता है? गीत वह रचना है जिसे गाया जा सकता है। यानी कि गाने के थ्रू गाकर अपने बातों को व्यक्त करना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना। इसमें जो भावनाएं होती हैं वो लय और संगीतात्मक के थ्रू क्या होती है, बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और इसमें आता है कहानी, यानी कि लघु कथा। लघु कथा मतलब यानी कि लॉन्ग वे में कोई एक्सप्लेनेशन हो रही है, कोई कहानी, जीवन की घटनाएं बता रहे हैं, तो वो हो जाता है कहानी। तो जो कहानी होता है वो क्या होता है, उसमें क्या बता रहे होते हैं, कहानी में जीवन की घटनाएं को कथनात्मक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लघु कथा जो होता है वो कम शब्दों में जीवन की किसी एक सच्चाई को उजागर कर रही होती है। ठीक है। इसमें निबंध भी होता है ना, ऐसे राइटिंग होता है इसमें। उसके थ्रू क्या होता है, किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा होता है। हास्य व्यंग्य। तो हास्य व्यंग्य में क्या होता है, हास्य व्यंग्य के माध्यम से समाज की विसंगतियों, बुराइयों को, है ना, सोशल लेवल्स को, को बड़े ही तीखे ढंग से प्रहार किया जाता है, उस पर पॉइंट आउट करा जाता है। ठीक है। सृजनात्मक लेखन के जो सभी स्वरूपों में जो भाव, भाषा, कल्पना, उसका जो का जो बैलेंस बनाए रखना होता है वो क्या होता है, संतुलन होता है। यानी कि उसमें बहुत बैलेंस बना के रखना पड़ता है, उसके लैंग्वेज में, है ना, भावनाओं, कल्पना, भाषा में बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सृजनात्मक लेखन में कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। और सृजनात्मक लेखन का अगर हम बोध का अर्थ जाने तो क्या होता है, लेखन के उद्देश्य, संवेदना और प्रभाव को समझना। ठीक है। अच्छा सृजनात्मक लेखन कब होगा? अच्छा सृजनात्मक लेखन जो कि ना, मतलब किसी ना पढ़ने वाले को, पाठक को अट्रैक्ट कर दे पढ़ के, यानी कि उसके मन को एकदम छू ले, उसे मन को एकदम भा जाए। ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा सृजनात्मक लेखन है। उसे सोचने पे मजबूर कर दे कि इसमें क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो यानी कि क्या क्या कैसे हुआ, तो ये सब जानने के लिए, है ना। तो मतलब पाठक पढ़ना चाहेगा, वो इंटरेस्ट दिखाएगा दिखाएगा और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा उस मतलब पोयम या फिर किसी भी मतलब किसी भी सृजनात्मक लेखन को पढ़ के, है ना, मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सृजनात्मक लेखन कहलाएगा।
और बाकी समाज और जीवन को नए दृष्टिकोण से दिखाते हैं, यानी कि अब पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल देता है वो, है ना, पाठक का पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल देता है, यानी कि जो पढ़ रहा होता है उसका समाज को लेके बुराइयां या फिर जीवन की जो कठिनाइयां उसको लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे दृष्टिकोण को ही बदल देता है। देखो अब तुम चाहो तो तुम बाकी वीडियो से भी ऐसे पढ़ सकते हो, तो पर जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया वो तुम्हें नोट्स के साथ मिलेगा। प्लस इसमें मैंने ना इजी इजी वर्ड्स रखे हैं ताकि तुम्हें एक एक ही बार में रीड करोगे ना तो भी लर्न भी हो जाएगा और नोट्स भी बहुत इजी है। प्लस पी वाई क्यू भी मिल जाएंगे तो और रिवीजन भी तुम्हारी अच्छी से हो जाएगी, तो तुम इसे अच्छे से पढ़ के जाना। इसे अच्छे से पढ़ लो, कहीं बाहर नहीं पढ़ने की जरूरत होगी और तुम्हारे नंबर एकदम फुल फुल आ सकते हैं अगर अच्छे से करके जाओगे तो इसे अच्छे से एकदम पढ़ लेना, मतलब 4-5 बार पीडीएफ इसे, मतलब 4-5 बार इससे नोट्स को तुम अच्छे से पढ़ लेना। अगर फिर भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बताती हूँ। तो सृजनात्मक लेखन होता है उसका जो बोध विकसित होने से क्या होता है, व्यक्ति की संवेदनशीलता और कल्पना शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। सोचने की जो जो शक्ति होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, संवेदनशीलता होती है, वो क्या होता है, यानी कि जो जैसे क्यूरियोसिटी वगैरह होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो मैं कुछ कुछ तुम्हें वर्ड्स जो तुम्हें हार्ड लग रहे होंगे तो उसे इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए, तुम उस वर्ड से मतलब गो थ्रू कर लो कि ये होता क्या है, तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े वर्ड्स को इंग्लिश में भी बोल रही हूँ और हिंदी में भी बोल रही हूँ, मतलब आसान करने के लिए ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को तुम बीच में मत छोड़ देना, पूरा देखना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को ताकि आगे भी वीडियोस तुम्हारी आती रहेंगी, है ना। टॉपिक सब कुछ टॉपिक पे आएगा, सब कुछ आएगा और जो जो बताओगे बोलोगे सब आ जाएगा, इसलिए अच्छे से देखना वीडियो को। तो और देखो, जो सृजनात्मक लेखन होता है वो सिर्फ लिखने की कला नहीं होती बल्कि समझने की, महसूस करने की, फील करने की, अंडरस्टैंड करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, प्रोस। यानी कि इसमें तुम क्या सिर्फ लिखते नहीं हो, सिर्फ इसमें तुम सोचते हो और फील करते हो, किसी एक्सपीरियंस लेते हो, है ना। कि जैसे कि मान लो तुम कहीं तुम घूमने गए हो, तुम बैठे हो, तुमने बहुत अच्छा सा नेचर देखा, बहुत एनवायरनमेंट, बहुत बढ़िया सा पेड़ पौधे देखा, तो उसे उसे देखने के बाद तुम्हारे मन में थॉट्स जागेंगे बहुत कुछ, है ना। तो मान लो अगर तुम उसके लिए तुम उसे सोच के कुछ लिखने बैठ जाओ तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सृजनात्मक लेखन हो जाएगा। हाँ, अब सृजनात्मक लेखन का हम और डिटेल में जानते हैं, सृजनात्मक लेखन और परिवेश। तो परिवेश का अर्थ क्या होता है, परिवेश का अर्थ होता है परिवार, समाज, संस्कृति, प्रकृति, समय और परिस्थितियां, यानी कि सिचुएशंस। लेखक जिस परिवेश में रहता है वही उसके लेखन की प्रेरणा का स्रोत होता है। समाज की समस्याएं, लोगों का जीवन, समय की परिस्थितियां, सब कुछ सृजनात्मक लेखन में दिखाई देती है। यानी कि अगर जिस लेखक मान लो जिस सिचुएशन में होता है, जिस प्रॉब्लम्स में है या फिर जिस अपने लाइफ के फेज में है, प्रॉब्लम्स है ना, तो उसी से वो मतलब लिखने की जो उसका लिखने का जो सोर्स होता है ना, जो उसका माइंडसेट होता है वो वहीं से आता है। उसी से उसके माइंड में थॉट्स आती हैं, क्रिएटिविटी, थिंकिंग जागती है ना। तो फिर वो और वही चीजें उसकी सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन में नजर आता है। हाँ, तो एग्जाम्पल अगर जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में हो गया, उदाहरण में हो गया पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण पे क्या लिख दिया, पर्यावरण लेखन लिख दिया। बेरोजगारी पे क्या लिख दिया, सामाजिक लेखन। स्त्री संघर्ष में क्या लिख दिया, नारी विमर्श। ठीक है। तो जो सृजनात्मक लेखन होता है वो अपने परिवेश का सजीव प्रतिबिंब होता है, ठीक है। जीता जागता प्रतिबिंब होता है, मूर्त होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब देखते हैं सृजनात्मक लेखन और व्यक्तित्व निर्माण, ठीक है। तो सृजनात्मक लेखन व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है, यानी कि व्यक्ति की पर्सनालिटी को एनहांस करता है। क्या करता है, एनहांस करता है। इसके माध्यम से, इसके थ्रू क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो आत्मविश्वासी बनता है, यानी कि उसमें कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंस जागता है और वो कॉन्फिडेंट बनता है। और जो व्यक्ति होता है वो स्पष्ट और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है। वो अपने बातों को क्लियर और कॉन्साइज वे में एक्सप्रेस कर पा रहा होता है, यानी कि समझा पा रहा होता है। संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनता है, यानी कि सहनशीलता वगैरह जागती है ना।
अपनी बात प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखता है, यानी कि अपने बातों को बेटरली क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो जो विद्यार्थी होते हैं ना, स्टूडेंट्स होता है, उनके लिए जो सृजनात्मक लेखन होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह जो होता है वो मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास करते हैं, यानी कि मेंटल हो गया, फिजिकल और इमोशनल एबिलिटी को डेवलप करता है। क्या करता है? डेवलप करता है। जो सृजनात्मक लेखन होता है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि उसके संपूर्ण पर्सनालिटी को वो चेंज कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये थी हमारा यूनिट 1। अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 इकाई 2, ठीक है, सृजनात्मक लेखन भाषिक संदर्भ। ठीक है, तो यह एक इस वाले यूनिट में हम समझेंगे कि जो भाव और विचार भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त किए जाते हैं, है ना, और अलग अलग उसके माध्यम में कैसे भाषाओं का रूप बदलता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाव और विचार का भाषा में रूपांतरण। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ क्या होता है? भाव मन की वह भाव का अर्थ होता है कि जो भाव होता है वो मन की वह अनुभूति होता है जो कि किसी अनुभव से उत्पन्न होती है, किसी मतलब किसी चीज को एक्सपीरियंस करके जो भावना आती है, तो वो होता है भाव। जैसे कि हो गया खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध, करुणा, आशा आदि। ठीक है, यानी कि हैप्पीनेस, है ना, और लव, सैडनेस, एंगरनेस, है ना, तो और आशा, है ना, होप। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? भाव के, यानी कि फीलिंग्स। विचार क्या होता है? विचार यानी कि थॉट्स। तो जो थॉट्स यानी कि विचार होता है वो क्या करता है? वो माइंड को डेवलप करता है, यानी कि जो हमारे दिमाग का सोच होता है उससे वो जुड़ा होता है। और जैसे कि मान लो किसी समस्या पे सोचना, समाधान निकालना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, उसके बारे में सोचना, उसके थ्रू जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण, तो ये सारा होता है हमारा मेंटल एबिलिटी, यानी कि दिमाग से सोचना, किसी चीजों को क्या सोचना? दिमाग से सोचना। अब जो भाव और विचार होता है उसका भाषा में रूपांतरण क्या होता है? ठीक है, तो जब लेखक होता है वो अपने अंदर की भावनाओं को और विचारों को शब्दों, वाक्यों और भाषा शैली के माध्यम से क्या करता है? पाठक तक पहुंचाते हैं। हाँ, यानी कि जो रीडर्स होता है उन तक पहुंचा पाता है वो अपने भावनाओं को, विचारों को, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? भाव और विचार का भाषा में रूपांतरण। ठीक है, तो जो सृजनात्मक लेखन होती है वो सबसे बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर अच्छा अच्छा रूपांतरण लिखना है तो उसके लिए क्या आवश्यक बातें होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, वो देखते हैं। तो सही शब्दों का चयन करना होता है, मतलब राइट वर्ड्स का चूज करना होता है। सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, भाव को के अनुसार व्यक्त वाक्य रचना आनी चाहिए। अनइम्पॉर्टेंट यानी कि अनावश्यक चीजों को या फिर कठिन शब्दों से बचाव करना चाहिए, यानी कि अब हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स लिख देंगे तो गलत हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, है ना। तो इससे बचाव है, इग्नोर करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, यानी कि इग्नोर करना चाहिए। और अपने थॉट्स के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, फीलिंग के थ्रू वाक्य रचना करनी आनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, टू द टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए, इजी बातें होनी चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, और इस राइट वर्ड्स का चूज करना आना चाहिए, सही सही शब्दों का चयन। उदाहरण से समझते हैं, यानी कि साधारण वाक्य, मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सृजनात्मक लेखन में, है ना, रचनात्मक लेखन में, लेखन वाक्य में, तो रचनात्मक वाक्य में बोलेंगे, यानी कि क्रिएटिव सेंटेंस में बोलेंगे, सृजनात्मक सेंटेंस में बोलेंगे, वाक्य में बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? मेरा मन भीतर ही भीतर टूट गया, आंखों में अनकहे आंसू भर आए, यानी कि मन में इतनी मतलब इतनी परेशानी जागी था कि जिससे क्या हुआ, जो लेखक है उसका मन अंदर ही अंदर टूट गया और आंखों में क्या हो गया? आंसू भर आए। ठीक है, अब भाव और विचार का संतुलन क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं अपने थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को, यानी कि भाव और विचार को कैसे संतुलन करना है। तो अगर भाव की बात करें तो जो जैसे कि भावना को व्यक्त कर दिया,
तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ हम भावनाओं को ही व्यक्त करेंगे तो वो एक क्या होगा, दिशाहीन हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा। लेकिन अगर भावनाओं के साथ साथ विचारों को, अपने थॉट्स को भी करें, फीलिंग से नहीं होगा ना, जो विचार है उसे भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना, तो उससे क्या होगा, जो लेखक होगा, वो क्या, वो अपनी बातों को क्या कर पाएगा, अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। जो लेखन उससे तैयार होगा वो क्या होगा, शुष्क और नीरस होगा। ठीक है, यानी कि बिना बिना विचार के जो लेखन होगा वो क्या होगा, शुष्क और नीरस होगा, यानी कि उसे कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, वो शुष्क हो जाएगा। लेकिन अगर भावनाओं के साथ साथ विचार को भी जोड़ दे, यानी कि दोनों हुए, दोनों मतलब दोनों को एक साथ साथ ऐड करे और फिर सृजनात्मक लेखन लिखे, तो भावनाओं को भी व्यक्त करे और विचारों को भी व्यक्त करे, तब वो हो जाएगा मतलब एक अच्छा सृजनात्मक लेखन, मतलब जैसा कि लिखना चाहिए। तो इसलिए दोनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। तो जो सृजनात्मक लेखन में जो भाव लेखन होता है उसे संवेदनशील बनाना होता है, और ताकि वो विचारों में दिशा प्रदान कर सके। अब देखते हैं साहित्यिक भाषा की विभिन्न छवियां क्या होती हैं और ये होता क्या है। तो साहित्यिक भाषा होता है जो कि जिसमें सौंदर्य, भावनात्मक गहराई, कल्पनाशीलता, कलात्मकता पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं साहित्य भाषा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी भाषा होती है, बोलचाल वाली भाषा होती है, जो कि काफी प्रभावशाली होती है। क्या होती है, प्रभावशाली होती है। इसकी छवियां क्या होती है, जैसे कि पहला हो गया बिंब, यानी कि इमेजरी, यानी कि कुछ जैसे कि इमेजिनेशंस के थ्रू की है ना, इमेजिनेशंस के थ्रू क्रिएटिव राइटिंग करना, तो वो हो जाता है बिंब, यानी कि इमेजरी। इसका अर्थ बताया था मैंने, अभी तो दोबारा बता देती हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे पाठक के मन में चित्र बन जाए, यानी कि कुछ इमेजिनेशन से चित्र बन जाए और फिर वो उसे ही अपने क्रिएटिविटी राइटिंग में शो कर दे। जैसे कि उदाहरण, लाल सूरज धीरे धीरे नदी में डूब रहा था। क्या हो रहा था, लाल सूरज धीरे धीरे नदी में डूब रहा था। दूसरा, प्रतीक, सिंबल, जब किसी वस्तु या शब्द के माध्यम से गहरा अर्थ व्यक्त किया जाए, यानी कि किसी सामान से, अगर किसी शब्द से किसी चीज की गहराई को बताया जा रहा है, उसी अर्थ बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतीक। यानी कि एग्जाम्पल, दीपक का मतलब क्या होता है, आशा का प्रतीक होता है दीपक। अंधकार मतलब अज्ञान का, यानी कि दीपक मतलब होता है आशा, होप, उजाला। अंधकार मतलब होता है नेगेटिवनेस, अज्ञान। अलंकार के थ्रू भी भाषा को क्या करा जाता है, सुंदर और प्रभावशाली बनाया जाता है। इफेक्टिवनेस इसमें डाली जाती है भाषा में, और बहुत सुंदर भाषा को बनाया जाता है अलंकार के थ्रू। एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा का मुखड़ा खिल उठा। क्या हो गया, चंद्रमा का मुखड़ा खिल उठा। तो इसमें चंद्रमा की सुंदरता को दिखाया गया, तो ये क्या हो गया, अलंकार के एग्जाम्पल हो गया। और देख लेते हैं चौथा, लय और प्रवाह, यानी कि भाषा में संगीतात्मक और प्रवाह होना, यानी कि संगीत के थ्रू भाषा को स्पष्ट करना। कविता या फिर गीत में बहुत जरूरी होता है भाषा को, है ना। तो मतलब यानी कि कविता और गीत में ही भाषा को संगीत के थ्रू थ्रू क्या करा जाता है, एक्सप्रेस करा जाता है, यानी कि संगीत के थ्रू भावना को व्यक्त किया जाता है। और इस जो साहित्यिक भाषा होता है उसका जो छवियां होता है वो क्या होता है, जो जो भाषा होती है वो उसे क्या बनाता है, जीवंत बनाता है, प्रभावशाली और भावपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो इसमें ये तो देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा का अंतर। अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होता है, तो क्रिएटिव राइटिंग या सृजनात्मक लेखन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होता है, यानी कि प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो सृजनात्मक लेखन तैयार करे जाते हैं उसे बोलते हैं प्रिंट, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का क्या, सृजनात्मक लेखन। तो इसमें होता क्या है, तो प्रिंट माध्यम की भाषा में क्या होता है, तो इसमें एग्जाम्पल में उदाहरण की बात करें तो प्रिंट माध्यम में है ना, यानी कि प्रिंट मीडिया में क्या आ जाता है, समाचार पत्र आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाता है, मैगजीन्स आ जाते हैं, पुस्तकें आ जाती है, बुक्स आ जाती है, पत्रिका आ जाती है।
और जो इसकी जो भाषा होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है, मतलब कैसे लिखी जाती है, इसमें जो जो वो भाषा होती है कैसी होनी चाहिए, विस्तार में लिखी जाती है, गंभीर और औपचारिक होती है, यानी कि जो प्रिंट मीडिया यानी कि में जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही टू द पॉइंट कॉन्साइज लिखना होता है, फॉर्मल लिखना होता है, औपचारिक लिखना होता है, और इसमें इसमें सिर्फ जरूरी बातें लिखी होनी चाहिए और विस्तार से लिखते हैं। और लिटरेचर होता है इसमें, संस्कारित होता है, स्थायी रूप में उपलब्ध होता है ताकि इसे पाठक बार बार पढ़ सके। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, है ना, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, भावना को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू बताना, है ना। इंटरनेट वगैरह ये सब इसी में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। अब इसकी भाषा कैसी होती है, इसकी भाषा की विशेषताएं क्या होती है, तो इस जैसे तो इसकी भाषा में क्या था, डिटेल एक्सप्लेनेशन था, डिटेल में बता रहे थे, विस्तार में, लेकिन इसमें कम शब्दों में ही बता देते हैं। इसमें इसमें सरल होता है, बहुत इजी और बोलचाल वाली भाषा यूज होती है। इसमें समयबद्ध होता है और त्वरित, यानी कि इजीली समझ में आ जाए और टाइम भी कम लगे, है ना, और ज्यादा आकर्षक होती है, ज्यादा मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ में आ जाए, अट्रैक्टिव भी लगे, सुंदर सा लगे, है ना, जैसे कि टीवी में होता है, रेडियो में होता है, तो वो ज्यादा लोग देखते हैं, है ना, या फिर सोशल मीडिया में, इंटरनेट वगैरह में, ताकि सुनने और देखने में भी भाषा आसान लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षक लगती है। तो ये था यूनिट 2। अब पढ़ते हैं इकाई 3, यानी कि यूनिट 3, सृजनात्मक लेखन विविध आयाम, यानी कि इसमें और क्या क्या चीजें आती है। तो इस इकाई में व्यवहारिक लेखन यानी कि प्रैक्टिकल राइटिंग देखेंगे कि चीजें लिखते कैसे हैं। तो इसमें कविता, तो कविता का अर्थ क्या होता है, कविता सृजनात्मक लेखन का वह रूप है जिसमें कवि अपने भावनाओं और संवेदना और कल्पनाओं को लयात्मक, संक्षिप्त और सुंदर भाषा में व्यक्त करता है। जो कविता होता है उसका उद्देश्य सिर्फ विचार प्रकट करना नहीं होता उसका, बल्कि यह उद्देश्य भी होता है कि जो पाठक के मन में मतलब अनुभूति को उत्पन्न करना, अनुभूति को क्या करना, उत्पन्न करना। इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी विशेषताएं होती है भावनात्मक गहराई, है ना, चीजों को डिटेल में मतलब थॉट्स को समझना, कल्पनाशीलता, लय और संगीतात्मक बिंब और प्रतीकों का प्रयोग, संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली भाषा। इसका महत्व क्या होता है, कविता का महत्व क्या होता है, जो कविता होता है वो मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, सौंदर्य बोध विकसित करता है, जीवन को नए दृष्टिकोण से दिखाता है ना, कि शक्ति देता है, यानी कि नए दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हैं इसके थ्रू। और इसका जो भाव होता है वो कलात्मक होता है, इसकी अभिव्यक्ति क्या होती है, कलात्मक होती है और सघन होती है, यानी कि कॉन्साइज, इजी, और यानी कि क्रिएटिविटी शो करनी होती है ना, अपना माइंड, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, अपने थॉट्स का। गीत में क्या होता है, गीत वह काव्यात्मक रचना होती है जिससे गाया जाता है, यानी कि कोई ताल के थ्रू कोई लय गा रहा है या फिर कोई संगीत गा रहा है, उससे अपने बातों को, भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो गीत हो गया ये। सॉन्ग्स यानी कि लिरिक्स वगैरह क्या हो गया, गीत में आ गया। इसकी विशेषताएं क्या होती है, गाने योग्य होते हैं, यानी कि ज्ञता होता है, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा होती है, इजी होती है, अट्रैक्टिव होती है, भावनात्मक होती है, संगीतात्मक होती है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कविता में कविता पढ़ी जाती है, गीत में गीत गाया जाता है ना, और गीत में संगीत का गाना गाना जरूरी होता है। तो जो गीत होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाती है, सीधे जुड़ जाती है ना, तो लोग गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं देन कविता से ज्यादा, या फिर पोएम्स के से ज्यादा, तो ये गीत हो गया। लघु कथा क्या होती है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी। तो लघु कथा क्या होता है, सृजनात्मक लेखन का एक विधा होता है जिसमें कम शब्दों में ही जीवन की किसी एक सच्चाई को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना, प्रस्तुत करना। विशेषताएं देखते हैं। संक्षिप्त, कथनात्मक, सीमित पात्र, एक केंद्रीय भावना, तीव्र गति, प्रभावशाली या फिर चौंकाने वाला अंत, ठीक है, यानी कि एंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बीच में जो भी लिखो लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए।
अब इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है लघु कथा का, लॉन्ग स्टोरी का? तो आज के व्यस्त जीवन में लघु कथा का बहुत कम समय में ही गहरी बात बता देता है, इसलिए लोग इसे अत्यंत पसंद करते हैं। बहुत ही फेमस होता है, लोकप्रिय होता है, ठीक है। यानी कि कम शब्दों में बड़ा संदेश दे देता है। हास्य और व्यंग्य लेखन क्या होता है? हास्य व्यंग्य लेखन होता है समाज की बुराइयां, समाज की कमियां, विसंगतियों को, बुराइयों को, यानी कि कटाक्ष और हंसी के रूप में माध्यम से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, यानी कि उसे फनी वे में बताता है ना। जैसे बहुत सारी चीजों में ना, जैसे कार्टून्स हो गया, उसमें भी कई बार ना, जैसे कार्टून्स जो मेकर होते हैं वो क्या करते हैं, जो चीजों को ना मतलब फनी वे में बनाते हैं और उसके थ्रू वो कई सोशल बुराइयों को बता रहे होते हैं, जो वो फनी डायग्राम के थ्रू है, ड्राइंग के थ्रू, आर्ट के थ्रू। अब मतलब वो बहुत सारी कमियों को बता रहे होते हैं, सोशल बुराइयां है ना, करप्शन करप्शन वगैरह बुराइयां, सोशल इविल्स को बता रहे होते हैं। तो ये यानी कि फनी वे में है, हंसी और कटाक्ष के थ्रू बताना, माध्यम से बताना। तो हास्य हास्य व्यंग्य हो गया ये। हास्य का मतलब क्या होता है? हास्य का मेन उद्देश्य उद्देश्य यानी कि मेन जो इसका एम होता है वो मनोरंजन करवाना, यानी कि एंटरटेनमेंट होता है। ये हल्का, आनंददायक और मुस्कान उत्पन्न करने वाला स्रोत होता है इसमें। व्यंग्य का क्या होता है उद्देश्य, यानी कि समाज सुधार करने के लिए, समाज को सुधार करने के लिए इसमें बहुत ही तीखापन होता है और गंभीर संदेश दिया जाता है, जिसे छुपाया जाता है और बहुत ही मतलब कटाक्ष की में दिया जाता है और बहुत ही कटु सत्य, यानी कि बहुत ही कड़वा सच बताया जाता है इसमें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हास्य और व्यंग्य में क्या अंतर होता है? तो हास्य होता है एक मनोरंजन प्रधान होता है, व्यंग्य होता है सुधार प्रधान होता है। हास्य में नॉर्मल चीजें होती हैं, हल्का फुल्का होता है, ठीक है। व्यंग्य में बहुत ही सीरियस मैटर को लिया जाता है और बहुत ही कटु सत्य होता है, तीखापन होता है इसमें थोड़ा। तो अगर तुम व्यंग्य पढ़ते हो ना, तो तुम्हें हंसने के लिए मजबूर कर ही देता है कि उसमें इतना तीखा तीखा लिखा होता है, इतना गंभीर और इतना सच्चाई लिखा होता है कि तुम हंसने लग जाओगे उसे पढ़ के, ठीक है। अब नेक्स्ट है पल्लवन, एक्सपेंशन, यानी कि इसका अर्थ होता है किसी सूक्ति, वाक्य, विचार को विस्तार पूर्वक समझाना, यानी कि डिटेल में समझाना किसी चीजों को। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें अभी डिटेल में सब समझा रही हूँ, तो इसे तुम बोल सकते हो पल्लवन है। और इसमें दिए गए जो कथन होता है उसका भाव क्या होता है, स्पष्ट होता है। अब इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, पल्लवन को कैसे लिखते हैं, यानी कि इसमें मूल भाव को समझना होता है, क्रमबद्ध विस्तार करना होता है, उदाहरण देना होता है, सरल भाषा रखना होता है ना, सरल कॉन्साइज होना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए, उदाहरण के साथ बताना होता है इसमें। जैसे कि उदाहरण देखते हैं सूक्ति का, परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो इस वाक्य का अर्थ समझाकर, है ना, विस्तार विस्तार कर दिया इसमें, तो इसी को पलवन बोलते हैं। नेक्स्ट है संक्षेपण, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी बड़े गद्यांश को या फिर किसी बड़े टॉपिक्स को कम शब्दों में, सार रूप में, यानी कि समरी रूप में लिख देना हो, तो उसे बोलते हैं संक्षेप, यानी कि एक तरीके से समरी राइटिंग भी बोल सकते हैं, समरी राइटिंग भी बोल सकते हो, जो कि तुम अब कहानियां का अपने, है ना, इंग्लिश में लिखते हो ना तुम समरी राइटिंग, जैसे कि तुम पढ़ लेते हो बड़े बड़े चैप्टर्स, फिर तुम्हें समरी राइटिंग लिखते हो, तो वही हो गया ये। तो इसके नियम क्या होते हैं, है ना, इसके नियम होते हैं, इसमें जो विचार होता है वो मुख्य विचार होने चाहिए, अना अनावश्यक विवरण को हटाना होता है, मतलब नहीं, अवॉइड करना होता है, यानी कि फालतू डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, अनइम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन नहीं देना, तो अनावश्यक विवरण नहीं देना, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना, इजी और कॉन्साइज टू द पॉइंट होना चाहिए, अपने भाव को, अपने फीलिंग्स को नहीं बदलना होता है, जो कि तुमने यूज करा होता है पहले भाव, है ना, अगर तुमने कहानी में खुशी का भावना दिखाया है ना इसमें, तो वही भावना होना चाहिए, या फिर दुख का भावना है तो दुख का ही भावना होना चाहिए, इसमें हटना नहीं होता है भावना से, जो भाव दिखाया होता है वही दिखाना होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद लेखन, यानी कि अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद यानी कि किसी टॉपिक पे स्पष्ट रूप से और संगठित रूप से लिखना, ठीक है, यानी कि मतलब छोटा लिखना, बट उसी में तुम चीजों को स्पष्ट कर दे रहे हो, विचारों को व्यक्त कर दे रहे हो, है ना, यानी कि इसकी विशेषताएं हैं विषय की स्पष्टता, विचारों की एकता,
छोटा होता है लेकिन एकदम पूर्ण होता है, यानी कि इसमें सारी चीजें तुम अच्छे से बताते हो और क्रमबद्धता होता है। इसका महत्व क्या होता है? अनुच्छेद लेखन से विचारों को संक्षेप में प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जो अनुच्छेद लेखन होता है वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति का एक सरल और प्रभावी माध्यम होता है। क्या होता है? सरल और प्रभावी माध्यम होता है। और अब हम कुछ PYQs भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला था कि मैं तुम्हें लास्ट में PYQs वगैरह बताऊंगी, तो हम कुछ PYQs वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, बाकी तो तुम खुद ही कर लोगे ना, ठीक है। और अगर तुम और किसी, मान लो तुम्हारे जूनियर्स है, तुम्हें किसी को या तुम्हारे छोटे भाई बहन है और वो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़े, तो तुम उन लोगों को भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें नोट्स आते रहते हैं और चीजें वन शॉट भी आएंगी, डिटेल में आएंगी, एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो तुम्हें सब कुछ नोट्स के साथ इजी वे में चाहिए, है ना, ताकि इजी समझ में आ जाए, एक जगह पे सब कुछ, है ना, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो तुम्हें यहाँ इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा। इस चैनल पे तुम्हें CUT अपडेट्स वगैरह भी मिलेगा। तुम्हारे छोटे भाई बहन है तो उन्हें तुम सजेस्ट कर सकते हो चैनल, और तुम्हारे लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, और सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी और टू द पॉइंट मिलेगी, ठीक है। नोट्स भी मिल जाएंगे, और तुम्हें जो भी जानना होगा तुम वो सब भी पूछ सकते हो, सब कुछ जान सकते हो और सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सब कुछ पूछ सकते हो, और या फिर और टॉपिक्स बताना, किस पे वीडियो चाहिए, या फिर कोई एग्जाम आ रहा है तुम्हारा या फिर बाद में होगा तो वो तब भी बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जो भी डाउट्स होंगे, अगर इसके बाद भी कुछ डाउट होगा तो वो भी बता सकते हो। तो अब PYQs देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कुछ PYQs इसमें ऐड करा है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि PYQ लास्ट में करेंगे, तो अब कुछ PYQs देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ PYQs हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है तुम्हें। प्रिंट मीडिया की भाषा, तो प्रिंट मीडिया की भाषा मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। प्रिंट मीडिया यानी कि जो प्रिंट वे में आती है, जो प्रिंट माध्यम से आती है, प्रिंट मीडियम, है ना। तो प्रिंट मीडिया, तो इसमें क्या होता है, जो जैसे कि जो लैंग्वेज समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में होती है, मैगजीन्स में होती है, बुक्स में होती है, तो उसमें जो लैंग्वेजेस होती है, जिस वे में होती है, तो वो क्या होती है, वो प्रिंट मीडिया होता है। इसमें जो भाषा होती है वो क्या होती है, गंभीर होती है, औपचारिक होती है, साहित्य होती है ना, लिटरेचर यानी कि फॉर्मल होती है ना, चीजों को विस्तार रूप से एक्सप्लेन करा जाता है, और शब्दों का खास प्रयोग होता है, यानी कि गंभीर शब्दों का, है ना। और इसका उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि यानी कि जो पाठक को स्पष्ट रूप में जानकारी देना, प्रामाणिक रूप में, यानी कि फैक्ट के साथ, है ना, फैक्ट के साथ डिटेल्स देना, और डेट के हिसाब से देना, और एकदम प्रॉपर कॉन्साइज क्लियर देना, एकदम इंफॉर्मेशन जानकारी देना। तो इसके माध्यम में भाषा क्या होती है, स्थायी होती है, और शब्दों का जो चयन होता है, वो जो 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 तुम वर्ड्स चूज करो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, यानी कि तुम्हें एकदम कॉन्साइज वर्ड्स, है ना, जो एकदम शब्दों में जोर होना चाहिए, शब्दों में वे का वेट होना चाहिए, यानी कि शब्दों का वेट यानी कि शब्दों का जोर, यानी कि मतलब, यानी कि तुम शब्दों में, शब्द तुम्हारी ऐसे होने चाहिए जैसे तुम्हारी भावनाएं वगैरह अच्छे से व्यक्त हो रहे हो। और इसमें जो वाक्य रचना होती है, उसमें कुछ विशेष तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी कि खास ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा सेंटेंस सही बनना चाहिए, है ना, और चीजें समझ में आनी चाहिए, तुम्हें अपने भाषाओं का प्रयोग करना आना चाहिए, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। और तुम इस आंसर को लिखोगे भी तो तुम, है ना, स्पेलिंग्स मिस्टेक वगैरह मत करना। और इसमें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में तो यही सकता है, बाकी अगर क्वेश्चन में आ गया तो उसमें भी कुछ तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और इस पे बोलेंगे, इस पे मतलब मैगजीन की तरह लिखो, या फिर न्यूज़पेपर में कैसा आता है ऐसा कुछ लिखो, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें हमें भाषा को तुम्हें ध्यान रखना होता है। इसमें भाषा शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, और तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी कि डेट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और तो अभी बताया मैंने कि इसका जो भाषा होता है क्या होता है, प्रिंट मीडिया का भाषा होता है संतुलित, यानी कि बैलेंस बनाए रखना होता है भावना, फीलिंग्स और थॉट्स, यानी कि वो विचार में, ठीक है।
तो भाव और विचार में संतुलित बनाए रखना होता है, बैलेंस बनाना पड़ता है थॉट्स एंड फीलिंग्स में, ठीक है। विश्वसनीय होना चाहिए, है ना, यानी कि ट्रस्ट कर सके इजिली, है ना, पढ़ने वाला। विचार प्रधान होना चाहिए, यानी कि इसमें चीजें समझ में आ रही हो, है ना, भाषा यानी समझ में आ रही हो, और इसमें थॉटफुल होनी चाहिए चीजें। सेकंड क्वेश्चन है मैं और मेरा परिवेश। तो इस पे निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो इसमें जैसे कि ये थोड़ा सा लिख रखा है, बाकी तुम खुद भी लिख देना। तो मैं इसे ही एक बार रीड कर लेती हूँ, बाकी तुम डिटेल में इसे दोबारा रीड करना और खुद से भी लिखने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, और भी वाइक्यूज लगा लेना, ठीक है। तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर लर्न कर लेना, इसे ही रीड कर लेना। तो बाकी तुम हिंदी में तो खुद भी लिख ही लेते हो, और ज्यादा हार्ड वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तुम इजी वर्ड लिख सकते हो। बस जो मेन वर्ड्स है उसका ध्यान रखना, जैसे कि सृजनात्मक लेखन, यानी कि इसका मतलब होता है रचनात्मक लेखन, इसे ही क्रिएटिव राइटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें मैं रीड कर देती हूँ तुम्हारा थोड़ा सा, बाकी तुम तो खुद ही बना लोगे इसे, ठीक है। तो मैं और मेरा परिवेश विषय पे निबंध। तो मनुष्य और उसका परिवेश एक दूसरे से गहराई से क्या होता है, जुड़ा होता है। मेरा परिवेश मेरे विचार, व्यवहार और व्यक्तिगत को निरंतर प्रभावित करता है। परिवार से मुझे संस्कार मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही रीड कर लेना, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिर इसे रीड कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें रीड कर लेना, ठीक है। ये जैसे ये सब हो गया, ये सब हो गया, इसे तुम अच्छे से रीड कर लेना। और ये सब तुम्हें खुद ही लिखनी होती है वैसे भी, है ना, कोई ये सब बताता नहीं है, सब खुद लिखना होता है। इजी वर्ड्स में लिख देना, कोई परेशानी नहीं है। इजी वर्ड्स यूज करोगे तो तुम्हारे लिए भी आसान ही रहेगा ना, स्पेलिंग्स मिस्टेक वगैरह नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी, और तुम्हारे लिए सही भी रहेगा। तो तुम अपने वर्ड्स में ही इजिली लिख देना, ठीक है। और थोड़ा दूर-दूर लिखना, ताकि स्पेलिंग थोड़ा और वर्ड्स क्लियर के मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में तुम्हारे से। राइटिंग अच्छी लिखना, ताकि जैसे मैं तुम्हें राइटिंग टिप मतलब एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो भी टिप्स बीच-बीच में से बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कई बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी देखेंगे, तो उनके लिए बता दे रही हूँ कि तुम ना जैसे कि वर्ड्स इजी यूज करना, ताकि तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना हो और गलतियां ना हो, क्योंकि कई बार हमें सारा कुछ आ रहा होता है बट स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो तुम वो सब मत करना, ठीक है। तुम इजी वर्ड्स यूज करना, है ना। जैसे कि तुम कोई वर्ड भूल जाओ तो तुम इजी वर्ड यूज कर देना, जैसे कि मान लो कि जैसे कि मान लो, जैसे क्या वर्ड का बताऊं मैं तुम्हें, जैसे मान लो सहायक होती है, तो अब तुम्हें सहायक वर्ड याद नहीं आ रहा, तो तुम लिख सकते हो मददगार होती है, मदद करती है ना। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब तो तुम लिख ही लोगे, ठीक है। यानी कि नकारात्मक हो गया, बुराइयां, सकारात्मक, है ना। तो तुम ये सब वर्ड मान लो, वैसे कभी कभी होता है हम भूल जाते हैं वर्ड्स, कई बार हमें आता भी रहता है लेकिन हम स्पेलिंग भूल जाते हैं। कभी कभी होता है कि जो इजी वर्ड्स के भी स्पेलिंग भूल जाते हैं फिर। तो कभी तो इसमें तुम ना ऐसे लिख सकते हो कि इजी वर्ड लिख देना, कोई वो नहीं है, इतना नहीं देखते हैं, ठीक है। मेन चीजें होती हैं कि स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और चीजें तुमने अच्छे से एक्सप्लेन करी है ना। तो बीच तुम जैसे एक पैराग्राफ तो तुम लिखने का, बट मैं टिप्स बताऊं तो तुम एक पैराग्राफ लिखोगे तो बीच में एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखना, ठीक है। ताकि चीजें खुल्लम खुल्ला भी तुम लिखोगे और समझ में भी आएगी, और टीचर को ना मतलब इजीली समझ में आएगा, और टीचर को तुम्हें कोई परेशानी देनी नहीं है, ताकि उन्हें इजीली समझ में आ जाए और तुम्हें वो मार्क्स अच्छे दे सके। और क्योंकि तुम इसे पढ़ने का तुम्हारे सब कुछ तो समझ में तुम्हें आ ही जाने वाला है, तो तुम बस ये अपने लिखने में भी ध्यान रखना, ताकि पेपर में तुम्हें और अच्छे नंबर मिले मिले और तुम सही, ठीक है, प्रेजेंटेशन ढंग से रखना अपना पेपर में, ठीक है। और देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हास्य और व्यंग्य में क्या अंतर होता है। तो जो हास्य और व्यंग्य होता है, दोनों ही एक महत्वपूर्ण विधाई होती है किसकी, सृजनात्मक लेखन की। लेकिन दोनों का जो उद्देश्य होता है, दोनों का जो गोल एम्स होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट यानी कि अलग अलग होता है। तो जो हास्य का उद्देश्य होता है वो पाठक को क्या करने के लिए होता है, एंटरटेन करने के लिए होता है, यानी कि मनोरंजन करने के लिए होता है हास्य का उद्देश्य। जबकि तुम्हारा व्यंग्य होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो समाज की बुराइयों को, है ना, सोशल इविल्स को पे वार करना, तीखा वार करना, उस पे सीरियसनेस दिखाना, और उसके टॉपिक्स को मतलब कि यानी कि सच्चाई करवाहट को दिखाना, सच्चाई को दिखाना, करवा सच को दिखाना, उस पर प्रहार करता है, यानी कि अटैक करता। और उसी बुराइयां, है ना, सोशल इविल्स को दिखाते हैं ना। तो मतलब वो अपने लिखने के प्रस्तुति के थ्रू क्या करते हैं, हाँ, तो इसे दिखा मतलब शो करते हैं व्यंग्य, है ना, समाज की बुराइयों को। तो ये व्यंग्य हो गया, और हास्य में मनोरंजन, ये मनोरंजन रूप के लिए होता है। और इसमें
ये वो क्या होता है, हास्य एकदम हल्का फुल्का आनंददायक होता है, और जबकि ये व्यंग्य मैंने बताया कि गंभीर संदेश देता है ना, डिटेल होता है, इसमें सामाजिक सुधार करने का और का भावना मिलता है, प्रेरित करता है। हाँ, तो और है ना, जो व्यंग्य होता है वो हंसाने के लिए मजबूर कर देता है, क्या होता है, क्योंकि इसमें कई मतलब हंसी मजाक में चीजें लिखी जाती है, सच्चाई लिख देते हैं, समाज की बुराइयां लिख देते हैं, तो ये हंसने के लिए मजबूर कर देता है। बाकी जबकि हास्य होता है वो नॉर्मल सा होता है और आनंददायक होता है, इसमें हल्का फुल्का नॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मल मनोरंजन के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक लेखन में भाव और विचार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब जैसे कि मैंने बताया था कि भाव और विचार क्यों जरूरी होता है। अगर तुमने जैसे कि तुमने कुछ लिखा सृजनात्मक लेखन में, तुमने पोयम लिखा, तो तुमने इसमें भाव तो तुमने जैसे कि उसमें तुमने उसमें क्या भावना है कि दुख का भाव है, यानी कि तुम्हें बहुत दुख फील हो रहा है, और मतलब यानी कि दुखी वाला कोई पोयम है, दुख से रिलेटेड कोई पोयम है, जैसे कि बहुत परेशानी हुआ, बहुत नुकसान हो गया, तो उससे रिलेटेड कुछ पोयम है, हाँ, तो उसमें अपने विचार व्यक्त ही नहीं करे, सिर्फ दुख दुख से बड़ा कुछ कुछ लिख दिया, भावनाएं लिख दिया, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना, पढ़ने वाले को पाठक को क्या करना करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए विचार भी इंक्लूड करना जरूरी होता है। यानी या तो फिर मान लो सिर्फ विचार डाल दिया तुमने उसमें कि तुम क्या सोचते हो, अपनी सोच डाल दी उसमें तुमने, लेकिन भावनाएं तो डाली ही नहीं, तो मतलब किस चीज को लेके सोच है तुम्हारी, किस चीज को लेके भावना है, तो समझ में कैसे आएगा, पाठक को, पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव लगेगा नहीं, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा, तो वो नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों भाव के साथ साथ विचार भी जरूरी होते हैं सृजनात्मक लेखन में, यानी कि फीलिंग्स और थॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है ना, जो उसने पोयम में अपने लिखावट में रखा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो सृजनात्मक लेखन होता है वो क्या होता है, भाव और विचार की भूमिका अत्यंत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भाव लेखन को क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, इफेक्टिवनेस उसमें डालता है, संवेदनशील होता है, जबकि विचार लेखन में है ना, अगर अगर नहीं विचार मतलब नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा, लेकिन अगर विचार डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक उद्देश्य प्रदान होता है, एक दिशा प्रदान होती है, कि मतलब कि जो जो चीजें हैं जो लिखी गई है वो किस पे लिखी गई है, किस लिए लिखी गई है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या क्या है, मतलब किस चीज पे लिखी गई है ना, और उसका क्या दिशा है, मतलब किस चीज पे वो मतलब दृष्टिकोण मतलब डालने के लिए हमें वो करेगा, यानी कि हमें इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि है ना, तो समझ रहे हो ना कि मतलब किस लिए वो हमें वो करे, मतलब सोचने पे मजबूर कर देगा, बिल्कुल क्या कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा, तो इसलिए इसका बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन दोनों का क्या संतुलित मतलब इन दोनों को संतुलन में बनाए रखना जरूरी होता है, किससे, भाव और विचार को, यानी कि इन दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी होता है। और यदि लेखन में केवल भाव हो तो वह क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है, और यदि केवल विचार हो तो वह नीरस बन जाते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी सोच बताए जा रहे हैं, अपने विचार बताए जा रहे हैं, कोई लेखक और कुछ तो बता ही नहीं रहा है, तो कैसे उसे समझ, मतलब कुछ उसमें फीलिंग्स है ही नहीं, और चीजों में फीलिंग्स ही नहीं, तो समझ में ही नहीं आएगा, कुछ अच्छी नहीं लगेगी, है ना, तो वो बहुत बोरिंग सा बन जाएगा, अनअट्रैक्टिव सा लगेगा, वही उसमें भावनाएं डाल दिया सोच के साथ साथ कि मुझे तो ऐसा लगा था और ऐसा हो गया था, तो मुझे है ना, मुझे बहुत दुख हुआ है ना, ऐसा डाल दिया, तो इसमें भावनाएं भी और विचार भी है, तो इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव है ना, और इसमें रस भर जाता है ना, यानी कि सेंटेंस में क्या होता है, लेखन में रस भर जाता है, तो ये क्या होता है, सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है। सो इसीलिए भाव और विचार का संतुलित होना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। सो जो एक श्रेष्ठ होता है, एक एक अच्छा सा सृजनात्मक लेखन होता है, ठीक है, तो वो वही होता है जिसमें भाव और विचार का संतुलित क्या हो, समन्वय हो, ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब भाव और विचार का एक संतुलित मेल होना चाहिए। निष्कर्ष देख लेते हैं। जो भाव और विचार होते हैं वो सृजनात्मक लेखन की क्या होती है, आत्मा होती है, जैसे हमारे बॉडी के लिए हमारी आत्मा जरूरी है, वैसे भाव और विचार सृजनात्मक लेखन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत अहम भूमिका निभाती है, तो इसकी भी ये क्या हो गई, आत्मा हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक भाषा की विशेषताएं। तो साहित्यिक भाषा क्या होती है? साहित्य भाषा सामान्य बोलचाल वाली भाषा होती है, काफी अधिक सौंदर्यपूर्ण और प्रभावशाली होती है। इसकी विशेषताएं की बात करूं तो कल्पनाशीलता, भावनात्मक हो गया, है ना, भावात्मक हो गया, बिंबात्मक हो गया, प्रतीकात्मक हो गया, अलंकार का प्रयोग करना, प्रभावशाली, है ना, और सजीव शैली, यानी कि इसमें साहित्य भाषा, लिटरेचर राइटिंग तुम लिख रहे हो तो तुम्हें अपने थॉट्स को तुम्हें क्लियर लिखने होते हैं, अपने इमेजिनेशंस को तुम्हें पूरा डिटेल में मतलब बताना होता है कि तुमने किसी चीज को देखा तो तुमने उसके बारे में क्या सोचा, तो तुम उसे ही अपने भावनाओं में व्यक्त कर दे रहे हो। और जैसे भी तुमने कोई जैसे कि किस चीज से तुम्हें क्या मतलब सीखते हो तुम, तो वो उसका प्रतीक हो जाता है। जैसे किसी चीजों को देख के, जैसे कि लाइट, जैसे कि दीपक, दीपक यानी कि तुम किसी लैंप को देखते हो तो वो एक उजागर यानी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट ला रहा है, और अंधेरा को देख रहे हो, है ना, तो अंधकार, तो ये एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये इसका प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। अलंकार के प्रयोग से क्या होता है? सेंटेंस क्या बन जाते हैं? सौंदर्य से भर जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, पर पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगते हैं। और जो सेंटेंस यानी कि लेखन में रचनात्मक सृजनात्मक लेखन में जान डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जान डाल देते हैं। इससे बहुत इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशाली असर पड़ता है, यानी कि मतलब राइटर जो होता है, पाठक होता है, वो पढ़ने के लिए मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाता है, यानी कि मतलब उसे आकर्षण फील होता है, ठीक है। तो वो उसे जैसे कि तो फिर वो पढ़ना चाहता रहता है ना, लेखन को पढ़ना चाहता रहता है और अपना इंटरेस्ट शो करता है। सो इसमें और है ना थॉट्स डालना जरूरी होता है, कल्पनाशीलता बताया जैसे कि, है ना, भावनात्मक हो गया, है ना, अपने विचारधारा वगैरह, और फीलिंग्स, भाव यानी कि फीलिंग्स वगैरह। तो ये सारी विशेषताओं को तुम आंसर जब लिखोगे तो तुम क्या डिटेल में इसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये मेन वर्ड्स है जो कि तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। और बाकी इसे तुम एक्सप्लेन भी करोगे, हाँ, इसे एक्सप्लेन भी, इसमें एक्सप्लेन नहीं करे पर तुम्हें एक्सप्लेन डिटेल में करना होगा, और ऐसे ही लिखना होगा। तो पॉइंट्स सारा लिख देना और इसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें फिर इसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष देखते हैं, तो क्या होता है साहित्यिक भाषा, क्या होता है? पाठक के मन में पाठक के मन में क्या लाता है? पढ़ने की वो लाता है, अट्रैक्टिवनेस लाता है, कि यानी कि जैसे कि किसी मतलब वो कोई अलंकार पढ़ के, कोई सा भी रस वगैरह पढ़ के क्या हो गया, यानी कि उसे पढ़ने के लिए उस बुक या फिर किसी बुक वगैरह को पढ़ने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब मन को छू लेना। यानी क्या करता है साहित्यिक भाषा, क्या करता है? पाठक के मन को छू लेता है, तो उसके मन को छू लेने की शक्ति होती है। यानी कि ये क्या होता है उसमें? पावर होता है कि मन को अट्रैक्ट कर लेता है, वो जो साहित्य भाषा होता है, जो लेखन होता है ना, पाठक के मन को अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल ही जीवन है पे तुम्हें अनुच्छेद लिखना होगा। क्या लिखना होगा? अनुच्छेद, यानी कि तुम्हें सिर्फ में पैराग्राफ राइटिंग लिखना होगा, जो कि तुम ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होगा तुम्हें। 2 पन्ना लिख देना, 2 पन्ना काफी है, ठीक है। तो इसमें तो तुम जल ही जीवन है पे तो लिख ही दोगे ना, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों जरूरी होता है, पानी है ना, पानी के बिना रह नहीं सकते हैं, हर चीज में पानी जरूरी होता है। और वाटर पॉल्यूशन, है ना, प्रदूषण वगैरह, जनसंख्या, ये सब एक्सप्लेन कर दोगे इसमें। ये सब तो तुम खुद ही लिख लोगे, है ना, पानी को कैसे बचाने जरूरी है, तो क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि आए, तो इसलिए तुम ये सब चीजें तो तुम खुद ही लिख लोगे, और तुम है ना ये सब चीजें बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, इस सब चीजों को तो फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एंड तो कॉलेज में भी तो तुम आराम से लिख ही लोगे, है ना, 8th क्लास में भी करा है, ये 12th में भी करा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी क्लासेस में तो करा है ऐसे, तो इजीली ये तो हो ही जाएगा वैसे। और ये टॉपिक भी इतना आसान है, और पेपर में भी मुश्किल टॉपिक्स उतने नहीं आते हैं, आसान टॉपिक होता है ना। जल ही जीवन है पे आ गया, पर्यावरण पर आ गया, या फिर प्रदूषण पे आ गया, है ना, जनसंख्या पे आ गया, तो इन जैसे टॉपिक्स पे आ सकता है लिखने के लिए ना। और या फिर टीवी, है ना, जैसे टेलीविजन पे आ सकता है कि अभिशाप है या फिर वरदान है ना, तो ऐसे पे अनुच्छेद मेरा लिखने के लिए आ सकता है। तो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ेगी, 2 पन्ना काफी है। 10 मार्क्स तक में अगर आएगा तो 2 पन्ना लिख देना काफी है ना। तो ये तो तुम लिख ही लोगे ना, 2 पन्ना इसमें काफी है, 2 पन्ना लिख देना या फिर 1.5 लिख देना, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि पेपर अगर 2 घंटे का होगा तो 2 घंटे तो लिख देना 2 पेज। अगर तुम्हारा पेपर 1 ही घंटे का होगा तो तुम ना हिंदी में मैं लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
तो उस हिसाब से तुम ना 1.5 पन्ना लिख देना, ठीक है। अगर 2 लिख सको तब तो और सही है ना। तो इससे दूसरे से स्पीड पे मैटर करता है तुम्हारे, तो ये सब तुम लिख लेना, ये तुम खुद ही लिख लोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो लास्ट में लिख देना कि कैसे क्यों जरूरी है ये सब। तो यही क्वेश्चंस थे, यही पीवाईक्यूज थे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या बताया। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सारे यूनिट्स पढ़ा दिए, इसमें 4 यूनिट्स थे, तो सारे के सारे मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, है ना। तो इसमें 3-4 यूनिट्स थे जो कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिए हैं सृजनात्मक लेखन के। और इसमें सारा वन शॉट था और सारा चीज एकदम डिटेल में बताया, फुल क्लियरिटी के साथ बताया। इसके बाहर तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फुल कॉन्सेप्ट एकदम तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें नोट्स भी काफी अच्छे हैं, इतना इजी है कि तुम इसे रीड करोगे ना एक ही बार में लर्न हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ लोगे तब तो एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा, तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। और आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, इसलिए इसलिए कम से कम इसे ना 3-4 बार लर्न करना, है ना। वीडियो 3-4 बार देख लेना, लर्न करना है। तो इससे तुम्हें ना प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पीवाईक्यूज वगैरह भी देख लोगे, पढ़ लोगे, और बाकी खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और तुम्हारे लिए, है ना, ठीक रहेगा। और बस अब इतना ही था इस वीडियो के लिए। और अगर तुम्हें और कुछ चाहिए होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।